Good evening, everybody. Thank you so much for coming for this live attempt to reach you on female urinary issues, part one. It's an attempt to reach the society on female urinary issues, right from awareness down to treatment, where I bring you greetings from Kokila Dhirubhai Ambani Hospital in Mumbai. Uh, if you have any comments, you could actually put in here while I continue talking to you because I don't think you can see my slides live. But what I wanted to bring to you today is women suffer in agony, despair, desperation out of urinary issues. I don't know where to go to. It is very important for us to reach to each woman in the society and make them aware. आज की ये पूरी प्रोग्राम की कोशिश एक संक्षेप में हिंदी और इंग्लिश में कहने की कोशिश है. मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारा मोटो आज एवरी लाइफ मैटर्स है. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए यूरिनरी इश्यूज में हमें जो कुछ करना पड़ता है, जिसमें आपके कंप्लेंट्स को पहचान करके वो इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद जांच करते हुए ट्रीटमेंट से क्योर तक जाना पड़ता है, उसकी कोशिश में आज हम कुछ टॉपिक्स को टच करना चाहते हैं. बस अनरेवलिंग द अवेयरनेस पार्ट to look at how does this program run live. This is my first attempt on YouTube channel and I'm looking at making awareness a possibility to people who don't get help या जिनको वो हेल्प मिल नहीं पाता, जो शायद यूरिनरी इश्यूज के कारण मुश्किल में रहते हैं. आपको पता है यूरिनरी इश्यूज वो डील करता है जो यूरोलॉजिस्ट होता है. यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो किडनीज, यूरिनरी पाइप या यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी पैसेज की एग्जिट यूरेथ्रा से डील करता है. आपको ये जानने की जरूरत होगी कि इन ऑर्गन्स में इतना समन्वय है कि किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है और जो भी कुछ एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन में है, जैसे वो कुछ एक्स्ट्रा फूड है, कोई पॉइजन है, कुछ भी है, तो किडनी से फिल्टर करके और एक्सक्रीट करती है. उस एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म को यूरिन के मैकेनिज्म से निकाला जाता है. यूरेटर्स वो पतली सी पाइप होती हैं जो किडनी के द्वारा उस 25 सेंटीमीटर की पाइप से यूरिनरी ब्लैडर में लाके यूरिन को स्टोर करती है. तो यूरिनरी ब्लैडर जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट में पेल्विस में है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वो एक स्टोरेज ऑर्गन है और वो आपकी यूरिन को स्टोर करता है. यूरिन स्टोर होने के बाद आपका काम उसे एक्सपेल करना है. तो किडनीज अपना काम करती है और किडनीज के काम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. किडनीज जो अपना काम करती हैं वो यूरिन बनाने का काम करती हैं. वो एक वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा यूरिन बनता है और आपकी पूरी कोशिश ये होती है कि आप उसे स्टोर कर पाएं, एक सोशल एटमॉस्फेयर में टॉयलेट में जाकर के यूरिन खाली कर पाएं. ये पूरी अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूरिनरी हेल्थ इश्यूज हैव अंडरगॉन अ complete change over the decades of understanding that we have had in my last 24 years in urology. A paradigm shift from very unknowns to very knowns has only happened because of the research, the work and the understanding of patients. अगर देखा जाए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को, तो कहीं 15 से 43% वुमेन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से सफर करती है. मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इम्पैक्ट होती है जिसमें वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती, उसे रिपोर्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो डायग्नोज नहीं हो पाते और इसलिए ये बहुत ही अंडर स्टडीड और अंडर ट्रीटेड कंडीशन है हमारे शहर में, हमारे देश में और शायद बाकी सभी देशों में. ये इसलिए होता है बिकॉज इनकॉन्टिनेंस एक तरह का ऐसा सिचुएशन है जिसपे हम ज्यादा बात नहीं कर पाते. पेशेंट का पर्सपेक्टिव यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में कैसा रहता है, जिसमें एक तरह की बैरियर रहती है. पेशेंट इज नॉट एबल टू रीच अ डॉक्टर बिकॉज इतने सारे मिथ्स हैं और इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग्स है सोसाइटी में कि लोग कभी सही डॉक्टर के पास शायद पहुंच नहीं पाते. कुछ मरीज, कुछ औरतें, कुछ पुरुष ये सोचते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या लीकेज इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ एंड इट्स एवरी डे एंड एवरी नाइट ऑफ लाइफ. तो ऐसी कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है. कुछ लोग सोचते हैं कि इतना सीवियर नहीं है या इतना फ्रीक्वेंट नहीं है कि हम अपने डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट कराएं. कुछ लोग बोलते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इतनी एम्बैरेसिंग चीज है, अपने डॉक्टर से कैसे बात करेंगे. और कुछ लोग का ये मानना है कि हमारे नेबर या हमारी माता जी का ट्रीटमेंट हुआ था एंड इट वॉज नॉट सो सक्सेसफुल, तो शायद सक्सेसफुल ना होने पाए. कहा जाता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट लंबी ट्रीटमेंट चलती है, बुखार की तरह 2 टैबलेट या 2 दिन से काम नहीं चलता है. तो लोग सोचते हैं कि इज इट फाइनेंशियली वर्थवाइल, शैल वी गो टू अ यूरोलॉजिस्ट एंड सी. एंड फाइनली बहुत लोग ये सोचते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस विल हील विद टाइम. नथिंग हील्स विद टाइम. It's only a wound which heals with time, and this kind of a situation of urinary incontinence is sadly progressive. As age happens to be gradually increasing, these changes do happen. So दुविधा हर समय ये रहती है कि किसको अप्रोच करें, whom to approach. Do you approach a gynecologist, to approach a family physician, or to approach a urologist? मेरा ये मानना है कि एक फोकस क्लिनिक जिस पे काम करती है वही आपके एंटिटी को ट्रीट कर सकती है, वही आपकी एगनी को हटा करके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को पटरी पे ला सकती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना
कि हम किस तरह से इसे आगे बढ़ाएं। मैं इनकॉन्टिनेंस पे पहला बात कर रहा हूँ, और इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि यूरिन कंट्रोल ना कर पाना। जब हमें यूरिन की शंका होती है, हमें फीलिंग आती है और सेंसेशन आता है, तब तक हम टॉयलेट को पहुंच ना पाए, या हम बार बार यूरिन जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी ब्लैडर की सेंसेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई एक अलग भाषा में एक हाइपर सेंसिटिव ब्लैडर टाइप की पिक्चर बिहेव करी, शैतान बच्चे की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो पूरी जो यूरिनरी साइकिल या मैच्योरेशन साइकिल है, उसे देखा जाए, कंटेन्स टू पार्ट्स। एक तो स्टोरेज पार्ट जहां ब्लैडर यूरिन स्टोर करता है, और दूसरा पार्ट है एम्प्टीइंग पार्ट या वॉइडिंग पार्ट। स्टोरेज पार्ट वो है जिसमें दोनों किडनी से यूरिन आ रहा होता है, और जैसे जैसे यूरिन आता है, ये ब्लैडर एक गुब्बारे की तरफ फूलता जाता है। जैसे जैसे ब्लैडर भरता जाता है, हमें आइडिया मिलता है कि अब हम इस ब्लैडर को रोक देंगे। तब तक रोक पाएंगे जब तक हम सोशली ऐसे जगह पे नहीं है जहां वॉशरूम में जा पाए और यूरिन पास कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए कि हम अपनी दिनचर्या को इस तरह बना पाए कि वी आर एबल टू रीच द वॉशरूम इन टाइम, रीच द लोकेशन इन टाइम, एंड रीच टू अ लोकेशन वेयर यू वांट टू गो। मेरा ऐसा मानना होगा कि ऑल ऑफ अस आर अवेयर अबाउट आवर यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन। यूरिनरी ब्लैडर का दो फंक्शन होता है, एक तो ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, और जब ब्लैडर बिल्कुल भर गया तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करके खाली करने की कोशिश करता है। ये पूरा साइकिल ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज एक्चुअली कंप्यूटराइज सिस्टम। सबसे बड़ा कंप्यूटर दुनिया में किसने बनाया था? भगवान ने बनाया था। ये पूरा जो बॉडी का सिस्टम है जिसमें हल कल कल पुर्जे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ सिस्टम हैज बीन मेड सो कंप्यूटराइज कि हम कभी उनको सैल्यूट ही नहीं कर पाते कि किस तरह से ये पूरी समन्वय चलती है। एनीथिंग विच ग्रोज रॉन्ग इज अ डिसफंक्शन और अ डिजीज। और ऐसा कुछ होने का जो पूरा शंका रहता है और जो प्रॉब्लम रहती है, उसके बारे में बात करते वक्त हम आज एक इनअप्रोप्रिएट, इनवॉलेंट्री, अनप्रेडिक्टेबल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जिसे हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इनकॉन्टिनेंस का मतलब ही ये हुआ कि ब्लैडर इनवॉलेंटरली, इनअप्रोप्रिएटली, अनप्रेडिक्टेबली कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है जहां उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ब्लैडर हमारा गुलाम होता है और हम मास्टर होते हैं। सो वी आर अ मास्टर एंड ब्लैडर इज अ स्लेव। हम जब बोलते हैं यूरिन पास करना है, तो हम टॉयलेट जाके रूम बंद करके जब जिप खोलते हैं और तैयार होते हैं, तब ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, करता है, और तब यूरिन निकलना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ब्लैडर ने हमारी बात नहीं मानी और पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर गए, तो एक तरह की सेंसेशन आती है। और हर किसी के लाइफ में कभी न कभी इस तरह की ओवर एक्टिविटी आती है। इस ओवर एक्टिविटी को संभाल पाना हर समय मुश्किल होता है, और इसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो ब्लैडर ओवर एक्टिव है, शैतान बच्चे की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। समन्वय ऐसा है कि ब्लैडर धीरे धीरे भरता जा रहा है, और जब ब्लैडर एक लेवल तक भर जाता है, तो ब्लैडर कहता है बहुत हो गया, अब आप इस लेक्चर से निकलिए और यूरिन पास कीजिए। उस समय ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, पैसेज खुलता है, यूरिन बाहर निकलता है। मैं जब थक जाता हूं तो चल के निकलना शुरू करता हूं, दरवाजा खुलता, मैं पहुंच जाता हूं। तो मेरे में और दरवाजे में एक समन्वय है। ब्लैडर एंड आउटलेट हैव अंडरस्टैंडिंग, और वो अगर अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो गई तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स vigorously and probably you cannot control urine. So what you may land up with possibly is increased frequency of urination, यूरिन बार बार जाना। नॉर्मली कहीं 4 से 6 बार दिन में, 1 से 2 बार रात को, ये नॉर्मल मानी जाती है। आपने अगर बहुत ज्यादा पानी, चाय, कॉफी, कोला, दूध वगैरह पिया, तो शायद आप बार बार यूरिन जाएंगे, बिकॉज आप इतना ज्यादा बॉडी को दे रहे हैं जो बॉडी को चाहिए नहीं। और बॉडी ऐसी कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो एक्सेसिव कुछ आता है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है। तो बॉडी उतना ही रोक पाएगी जितना रोकना है। अगर बॉडी नहीं रोक पाई तो फिर बॉडी खाली करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा जो समन्वय कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ गई। जो 4 से 6 बार दिन में होता था, वो अब कहीं 8 से 15 बार भी हो सकता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, या हम पानी नहीं पी रहे हैं लेकिन ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर्स बहुत स्ट्रांग है। नंबर वन। नंबर टू, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इतनी अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी वो होती है विच इज एन kind of a sensation almost impossible to defer or postpone. It's like a precipitancy. You will have to get up and walk. You will have to reach the washroom, whatever happens. And many people manage that with diapers and don't drink water. लेकिन मुश्किल क्या होती है? If you don't reach the washroom, you may leak urine. इसे कहते हैं urge incontinence. So, increased frequency of urination, urgency of urination and urge incontinence. ये तीनों की ट्रायड को ओवरएक्टिव ब्लैडर कहा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये औरतों में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। कहीं माना जाता है इंडियन सर्वेज में 15 to 43% ऑफ इंडियन वुमेन एट एनी एज ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम 20s to 80s वुड एक्चुअली हैव ओवरएक्टिव ब्लैडर। सो ओवरएक्टिव ब्लैडर वो है जिसमें इन सब चीजों का मिश्रण है, which could present only as a frequency, only as an urgency, और only as an urge incontinence. इससे कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं जिसमें दो डिफिकल्ट पॉइंट्स होते हैं। एक होता है नॉक्ट्यूरिया, रात को बार बार यूरिन जाना, और दूसरा होता है पोस्ट वॉइड ड्रिबल। आपको यूरिन लग रहा है, आपने यूरिन पास की और करके जब निकले उसके बाद भी कुछ यूरिन ड्रिबल हो रहा है। तो इन सबके कुछ ना कुछ कारण होते हैं और इन कारणों पे थोड़ा सा गौर करना होता है। आज हम उतना डेप्थ पे नहीं जा रहे, लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर हम टाइम पे
अपने डॉक्टर को नहीं मिल पाते हैं या हम इसे पोस्टपोन कर जाते हैं, तो कितना इम्पैक्ट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को होता है. सो हाउ मच इज लाइफ इम्पैक्टेड बाय समबडी हु हैज गॉट ग्रॉस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड इज पॉसिबली अ बैंकर, or is she possibly is a driver, or she possibly is working in as a receptionist. She has to go to pass urine multiple times in a daytime when she is supposed to be in a reception or in an office. Sudden urge to pass urine और कंट्रोल नहीं कर पाए और भागना पड़े, कभी कभी डायपर्स पहनना पड़े इसी डर में कि यूरिन लीक हो जाए. Could be involuntary loss of urine and waking up 2 or more times at night to pass urine and getting up and not getting a sleep, and could be a dribbling of urine. The quality of impact of life of this is very huge. And therefore, overactive bladder translates into a lot of agony, a lot of anxiety. And when you come to a doctor, you've got a lot of expectations. So the quality of life brings about a change as a lack of bladder control, which is physical, psychological, social, occupational, and people suffer in the prime of their life. It's not only that women suffer, पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम होती है. पुरुषों में भी ओवरएक्टिव ब्लैडर एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है. आज सुबह मैं जब प्रोस्टेट की बात कर रहा था पुरुषों से, तो उनको बता रहा था कि इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी दैट मेन कैन हैव दिस एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट. पुरुषों में एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट, जो जब एनलार्ज होता है तो वो यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक करता है और मिडिल एज एंड एल्डरली पेशेंट्स को यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाती है. लेडीज में कोई प्रोस्टेट की ऑर्गन नहीं होती है. लेडीज में एक यूरिनरी ब्लैडर है और छोटा सा यूरिनरी पैसेज होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की जो फिनोमिना है उस फिनोमिना को इतना डिसेबलिंग ना बनने दें, इतना इम्पैक्ट ना हो आपकी करियर पे, इतना प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन ना हो कि फिर ये मुश्किल हो. So to meet a healthcare professional, to meet a doctor in time for a woman who suffers from increased frequency, urgency, and urge incontinence is equally important. It's also important to understand that at all ages, women suffer from incontinence, women suffer from leakage of urine. ये बहुत ही अनकॉमन सिनारियो नहीं है, पहला. दूसरा, इससे भी इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये होता है जहां हम कहीं गए और हमें वहां टॉयलेट नहीं मिला तो हम निकल के चले आते. एग्जाम्पल के तौर पे कोई 25 साल की युवती हैं जो शायद ट्रेन में चढ़ती हैं वसई या विरार में, और उसके बाद उनको ट्रेन से नरीमन पॉइंट जाना है या चर्च गेट जाना है और ब्लैडर इतना ओवर एक्टिव है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती, तो एडजस्ट कर जाती हैं. सो हाउ डू वुमेन मैनेज देमसेल्व्स? दे कंटिन्यू टू एडजस्ट, एंड एडजस्टमेंट इज ऑल अबाउट नॉट ड्रिंकिंग वाटर बिफोर शी गेट्स ऑन द ट्रेन, वेयरिंग डायपर्स, सर्चिंग फॉर टॉयलेट्स इन लोकेशन जहां पे वो टॉयलेट पे जा पाए, काम करते वक्त पानी ना पिए, यूरिन कंसंट्रेटेड हो और यूरिन में काफी स्मेल आता है, इन्फेक्शंस का डर रहता है, और पानी पिया कहीं यूरिन आ गई और यूरिन पास नहीं कर पाया तो फिर अपने ब्लैडर को स्ट्रेच करने की कोशिश करना. तो ये सब चीजों में दुविधा में एक अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं. तो अगर यूरिनरी कंप्लेन है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलने की इसलिए जरूरत होती है, बिकॉज यूरोलॉजिस्ट आपकी यूरिनरी कंप्लेन के बारे में ही देखते हैं. इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें. तो जहां तक मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ जो यूरिनरी कंप्लेंट्स देखता हूँ, मेरा ये मानना है कि जब एक पेशेंट हमारे पास हमारे टेबल के अक्रॉस आता है, मैं अपने ऑफिस में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मेरे को मालूम है कि जब एक मरीज आता है तो उनका ये गोल होता है कि हमारी ये बार बार जो यूरिन जाने की समस्या है उसे कम करिए, हमारी ये अर्जेंसी है कि हम कंट्रोल ना कर पाए उसे कम करिए या बंद करिए, और हमारा यूरिन लीक न हो, हमें डायपर्स में ना रहना पड़े. सो ओवरएक्टिव ब्लैडर फॉर अ डॉक्टर एंड फॉर अ पेशेंट हैव अ सिमिलर ट्रीटमेंट गोल्स. Both want that the urinary urge incontinence should be eliminated. The frequency of this urine so many times should be brought down to lower levels. और इसके लिए आपके डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी ट्रीटमेंट की जो पूरी आर्म है, इसके जितने भी पैटर्न्स हैं, उसकी जरा कंप्लायंस रखें. In other words, the long-term benefits of a problem which a woman is undergoing because of incontinence, mainly because the bladder is contracting again and again, can be best sorted out only by looking at that they ensure the treatment paradigms and treatment things happening very well. Directly means that we need to help patients to understand this entire aspect of bladder activity. तो जहां तक एक डॉक्टर या एक यूरोलॉजिस्ट का काम है that he meets his patients' expectations, वो एक यंग लड़की हो, वो एक यंग फीमेल हो, वो एक माताजी हो या ग्रैंड मदर हो, हर पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की जरूरत है. इज ऑन अ डिजीज कॉल्ड ओवरएक्टिव ब्लैडर which is a continued and a lifestyle phenomena. इस phenomena को improve करने के लिए it's time to take action to meet the goals both for you and for your doctor. So बहुत जरूरी होता है कि जब आप इस तरह की मुश्किल से गुजर रहे हैं जहां आपकी यूरिन कंट्रोल ही नहीं हो रही है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, आपको लगा यूरिन और आप टॉयलेट तक पहुंच नहीं पाते, आप जैसे ही आकर के की खोलते हैं वैसे ही आपको यूरिन पास हो जाता है, या अगर कोई बाथरूम में है और आप नॉक करे जा रहे हैं जल्दी जल्दी खोलो बिकॉज आपकी ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रही है. तो ये पूरा जो समन्वय है ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन की एक्सेसिव एक्टिविटी जो हो रही है, इसे डॉक्टर को इवैल्यूएट करना पड़ता है. तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं
वो आपसे ये सब चीजें पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपसे पूछते हैं कितनी बार जा रहे हैं, कितनी बार रात को, कितनी बार दिन में, लीक हो जाता है, कंट्रोल होता है, आप डायपर्स पहनती हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स, द डॉक्टर इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट योर ब्लैडर। वो आपके ब्लैडर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्लैडर जो एक जमाने में शांत था, आज इतना अशांत कैसे हो गया? उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, इसे सोनोग्राफी कहते हैं। सोनोग्राफी वो टेस्ट होता है जो आपके अंदरूनी सिस्टम, आपके ब्लैडर के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया था, टू इवैल्यूएट अ ब्लैडर एन ऑर्गन, और यूरिनरी ब्लैडर एन ऑर्गन व्हिच हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन। वो दो अलग अलग फंक्शन को सर्व कर रहा है। एक तो जब आप आराम से अभी बैठे हुए हैं इस लेक्चर में, तो आपका ब्लैडर धीरे धीरे भर रहा है, और जब ब्लैडर पूरा भर जाता है तो आपके पास कोई चारा नहीं होता, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। ये जो पूरा समन्वय गड़बड़ हो गया, उसको टेस्ट करने के लिए एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी वो टेस्ट है जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका ब्लैडर पूरा भरा रहे। वो भरे हुए ब्लैडर के थ्रू एक रेस्पेक्टेड डॉक्टर, एक रेडियोलॉजिस्ट, आप अल्ट्रासाउंड में आपके ब्लैडर के थ्रू आपके ब्लैडर के अंदर देख पाते हैं। वो देख पाते हैं कि अंदर ब्लैडर में कोई स्टोन्स तो नहीं है, ब्लैडर में कोई ग्रोथ तो नहीं है, ब्लैडर फुल ब्लैडर में कितना यूरिन रोक पाते हैं और ब्लैडर खाली करने के बाद कितना रोक पाते हैं। तो सोनोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो आप कभी भी करा सकते हैं, और आपके डॉक्टर ही आपको डिसाइड करते हैं क्या टेस्ट करना है। यूरोफ्लोमेट्री वो टेस्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यूरोफ्लोमेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट, फ्लो मतलब स्पीड, और यूरो मतलब यूरिन। सो यूरिन की फ्लो की मेजरमेंट, इसकी कोई जरूरत है क्या? इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? आप यूरिन कैसे पास करते हैं, इससे पता चलता है आपकी ब्लैडर और आपकी आउटलेट में किस तरह का समन्वय है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हार्ट में जो धड़कन हो रही है, ये धड़कन को जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? हम सिर्फ ईसीजी करते हैं, और ईसीजी आपके बारे में सब कुछ बताती है। ये ईसीजी बताती है आपकी हार्ट की धड़कन क्या है, टॉल टी वेव्स हैं कि क्यू वेव का क्या हाल चाल है, पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा है, वगैरह वगैरह। और आपका डॉक्टर आपके हार्ट के हेल्थ के बारे में सब समझ जाता है। जिस दिन छाती में दर्द हुई उस दिन ईसीजी कराया तो सच में बहुत देर हो गया। क्यों? उस दिन देर हो चुका, छाती में दर्द हो गया, मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, और डिजीज ने अपने आप को दर्द के द्वारा पेश किया है, तो वो बहुत देर हो जाता है। कहने का मतलब है कि उस समय या तो डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करेंगे या कार्डियोलॉजिस्ट आपके एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास करते हैं। सिमिलरली, वो मेजरमेंट जिसे मैं ईसीजी कह रहा था, हम उसी तरह की ईसीजी करना चाहते हैं यूरिनरी ब्लैडर के लिए, जिसे हम कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, फ्लो मतलब स्पीड, यूरो मतलब यूरिन। आपने यूरिन पास किया, किस स्पीड से आपने यूरिन पास किया, कितना खुल के यूरिन पास हो रहा है, कितना होता है, किस पैटर्न से होता है, कितना बचता है, ये सब कुछ आपके यूरोलॉजिस्ट को बताता है कि आपकी फ्लो किस तरह की है, आपने क्या एडजस्ट कर लिया। तो यूरोफ्लोमेट्री एकदम इनकॉन्टिनेंट ब्लैडर में तो शायद करना मुश्किल होता है, बिकॉज उस समय आप यूरिन रोक नहीं पा रहे, पर ये एक टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। जो टेस्ट हमें जानने की आज जरूरत ज्यादा है इनकॉन्टिनेंस में, जिसे हम वॉइडिंग डायरी कहते हैं। वॉइडिंग डायरी या ब्लैडर डायरी वो होता है जिसमें आप कितनी बार यूरिन पास किए, कितना पानी पिया था, कितने कितने घंटों में जा रहे हैं, कितने कितने मिनटों में जा रहे हैं, और कभी लीक हो जा रहा है क्या। ये जो रिपोर्ट कार्ड आपने घर से लेके आते हैं, 3 दिन की रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं, जिसे 3 days वॉर्डिंग डायरी कहते हैं, तो आपके डॉक्टर समझ पाते हैं कि इनकॉन्टिनेंस की पैटर्न कैसी है, रात में क्या है, दिन में क्या है, बेड पे क्या है, वगैरह वगैरह। एंड दिस हेल्प्स योर डॉक्टर टू आइडेंटिफाई। तो वॉर्डिंग डायरी, सोनोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री, ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैं बाद में आना चाहता था लेकिन मैं भी बोलना चाहता हूँ, जिसे हम यूरिन की टेस्ट कहते हैं। यूरिन, कोई भी यूरिन की प्रॉब्लम होती, जलन होती, दर्द होता है, तो लोग यूरिन का टेस्ट देते हैं। वो देते कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। कभी भी यूरिन का सैंपल बॉडी से निकलता हुआ पहला सैंपल नहीं होना चाहिए। So it should always be a midstream and a clean cat specimen. Let's not forget that women's urinary passage is made such that उसके ठीक पीछे वजाइना और उसके ठीक पीछे मोशन पैसेज है। तो अगर यूरिनरी पैसेज जहां खुलता है उसके पास अगर दो और ऑर्गन्स खुलते हैं, वजाइना और रेक्टम, जिसमें कॉन्टेमिनेशन, जिसमें बैक्टीरिया है, तो यूरिनरी पैसेज जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, उसके बाहर बैक्टीरिया बैठे हुए। इस रूम के बाहर कुछ बैक्टीरिया बैठे होंगे तो आराम से अंदर आ सकते हैं, तो इस तरह से इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। मैं धीरे धीरे इन्फेक्शन की तरफ स्लिप कर रहा हूँ, और मेरे को ये बताना होगा कि हम यूरिन का सैंपल हर समय सही सैंपल दें। कोई जरूरी नहीं कि सुबह 6 बजे ही सैंपल देना। आप अपने डॉक्टर को, अपने यूरोलॉजिस्ट को सुबह 10 बजे या 2 बजे मिलने गए, तो हम कल सुबह तक वेट नहीं करेंगे यूरिन सैंपल देने का। यूरिन का सैंपल हम डॉक्टर की बात करने के बाद शायद पहला सैंपल होता है, बिकॉज यूरिन एक बहुत बड़ा मार्कर होता है। एक डॉक्टर के लिए यूरिन का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर होता है। सिर्फ मुश्किल की ये बात है कि यूरिन का सैंपल डॉक्टर खुद नहीं लेता, एक पेशेंट अपना सैंपल देता है। ये खून का सैंपल नहीं है, ये यूरिन का सैंपल है। तो आपको ये सैंपल बहुत सही तरीके से देना होता है। To give a proper urine sample is to clean up the lower urinary passage intraoral area very well. The bladder is full, start passing urine. First part of urine never goes to the bottle. It's only the middle part of urine goes to the bottle without touching the bottle. Then only you are not giving a contamination. Else, आज के जमाने में क्या हो रहा है,
आप पहले ही यूरिन का रिपोर्ट लेकर के अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। सुबह 8 से शाम 5 तक जब मैं मरीज ओपीडी में देखता हूँ, बहुत से लोग अपनी रिपोर्ट खुद ही लेके आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मेरी रिपोर्ट ये है, मेरे को इन्फेक्शन है। हमने जब पूछा आपने सैंपल कैसा दिया, तो हमारी दिमाग खुल जाती है कि सैंपल सही नहीं था, उनके सिम्टम्स भी यूरिनरी इन्फेक्शन के नहीं थे। तो अगर मैं वापस जाऊं और डॉक्टरी के उसूल को देखूं और फाउंडेशंस को देखूं, सो डॉक्टर इज इंटरेस्टेड इन व्हाट अ पेशेंट इज सफरिंग। आपको बर्निंग सेंसेशन है, दर्द है, बुखार है और यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, ये सब सिम्टम शायद यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम है, जिसपे हम कुछ मिनटों में आएंगे। लेकिन इससे होता क्या है, इन सब का जांच करने के लिए शायद क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है और सही रिपोर्ट्स होते हैं, सही टेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर डिसाइड करता है कौन सा टेस्ट देना होता है और उस समय यूरिन का जो सैंपल है वो सही सैंपल चाहिए, बिकॉज बाहर का कॉन्टामिनेशन अगर आपने बॉटल में दिया, अगर आपने पहला सैंपल ही बॉटल में दे दिया, तो इट डज नॉट हेल्प यू। इट डज नॉट हेल्प you in terms of getting us the right diagnosis. Many a times we start treating contaminated samples rather than the true clean catch midstream sample, which is the sample coming from the urinary bladder. तो ये बहुत जरूरी है। अल्ट्रासोनोग्राफी में कुछ कुछ फाइंडिंग्स होते हैं जो आपके डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। यूरिन का टेस्ट इतना बड़ा मार्कर है, जो आपने सही सैंपल दिया उससे कुछ फाइंडिंग्स मिलती है। यूरोफ्लोमेट्री से बहुत आइडिया मिलता है कि आपने अपनी यूरिनरी पैसेज को कैसे एडजस्ट किया है, और ये सब चीजों के द्वारा अ डॉक्टर इज एबल टू मेक अ डायग्नोसिस। तो हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की जो आज बात कर रहे थे, incontinence of not being able to control before reaching the toilet is overactive bladder, because the bladder is overactive, वो आपको पहुंचने ही नहीं देता। आप दो कारण से पहुंच नहीं पाते। अगर आप बहुत यंग हैं और आपकी ब्लैडर बहुत कॉन्ट्रैक्ट करी और अर्जेंसी अर्जेंट इंकॉन्टिनेंस है, तो आप डायपर में ही, अंडरगारमेंट्स में ही या टॉयलेट पहुंचने के पहले ही लीक कर जाते हैं। एक दूसरी उम्र होती है पोस्ट मेनोपॉजल उम्र, 50, 60, 70s में, जहां हमारे मित्र कुछ और हो जाते हैं, जिसमें आर्थराइटिस, पार्किंसनिज्म, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं। और बुजुर्ग औरतों में जो मदर्स और ग्रैंड मदर्स हैं, उनके लिए टॉयलेट तक पहुंच पाना ऐसे भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनकी एक्टिविटी, उनका चलना फिरना, हिलना डुलना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, और ऐसे कंडीशन में उनको हेल्प की जरूरत होती है। हेल्प ऑफ अ पर्सन, हेल्प ऑफ अ स्टिक, and help of having the urinary toilet very close to their place so that they can walk in easily. Arthritis and other kind of painful syndromes that they go through, वैसे कंडीशन में वो टॉयलेट तक ऐसे भी पहुंच नहीं पाएंगे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एज एज चेंजेस ग्रेसफुली and as our black hairs turn gray, we become less younger or older, things will change in life. It's important for us to look at safeguarding our health better than whatever we had. तो ये मैं इंकॉन्टिनेंस की एक एस्पेक्ट की बात कर। दूसरी इंकॉन्टिनेंस जो उतनी ही कॉमन है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस, ये कौन सा स्ट्रेस है? कोई मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है। ये वो स्ट्रेस है जिसमें व्हेन देयर इज अ स्ट्रेस टू द लोअर एब्डोमेन, या पेट पे कोई जोर पड़ता है, तो यूरिन लीक हो जाता है। वो कब होता है? व्हेन यू कॉफ, व्हेन यू लाफ, व्हेन यू स्नीज, व्हेन यू जंप, व्हेन यू रन, and when you even do a skipping or getting up the stairs of a train or a bus. अगर ऐसा कुछ स्ट्रेस लोअर एब्डोमेन को पड़ रहा है और यूरिन लीक हो रहा है, तो इसे स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस कहते हैं। स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस एक ट्रीटेबल फिनोमेना, बशर्ते आप अपने डॉक्टर के पास टाइम पे जाए। एक यूरोलॉजिस्ट आपके स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस में इसलिए इंटरेस्टेड होता है, और हफ्ते में 7 दिन, सातों दिन हम स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस देखते हैं, और पता चलता है कि लेडीज ने इसे कई सालों से एडजस्ट करके रखा हुआ। डॉक्टर साहब, मैं तो खांसी करती हूँ और पेशाब लीक होता है, ये तो बहुत साल से चल रहा है, और ये तो बहुत बढ़ रहा है अभी। आज क्यों आई है? बिकॉज आज बहुत बढ़िया है। आज हम इसलिए आए हैं कि हम टॉयलेट तक पहुंच नहीं पा रहे। तो बहुत से लेडीज स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस से सफर करते हैं और ओवर एक्टिव ब्लैडर से सफर करते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसमें टॉयलेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस जिसमें थोड़ा भी खांसी किया, चिल्लाए, हंसे, दौड़े, हंगामा किया, तो यूरिन लीक हो गया। तो इसका मतलब है कि थोड़ा भी पेट पे स्ट्रेस पड़ता है तो यूरिन निकल जाता है, बिकॉज पेल्विक फ्लोर धीरे धीरे 40-50 साल में पोस्ट मेनोपॉजल, पेरीमेनोपॉजल में कमजोर हो रही है। ये पोस्टमार्टम डिलीवरीज के बाद भी थोड़ी कमजोर रहती है, और आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके इतने स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं, वो हेल्प करते हैं कि आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हो, योगा के जमाने में योगा करें, ताकि पेल्विक फ्लोर फिर से स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए हर युवती का ये शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि while you take your health to a front row seat, also take your pelvic health to a front row seat. Do the exercises of pelvic health, which could be anything from Kegels to all that which your physiotherapist and your gynecologist teach. बहुत important है आपके लिए that you don't lose your pelvic health at a point in time, जब आप उस लेवल को आ गए, उसके बाद कुछ और ना हो पाए। So pelvic health की importance बहुत ज्यादा है. It's very important for us to look into improving the pelvic health and looking at the muscles which will loosen up with passing time. पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुषों में जो पेल्विक फ्लोर बना हुआ है वो इस तरह का दुरुस्त है, और उसमें बीच से प्रोस्टेट जा रहा है और बाकी सब कुछ दुरुस्त है, और उसमें यूट्रस और ओवरीज नहीं होती हैं, और वो पेल्विक फ्लोर डिसेंड नहीं करता। तो पुरुषों में इस तरह की पेल्विक फ्लोर डिसेंड नहीं होती जैसे औरतों में होती है। So stress incontinence is a component of pelvic floor descent, is a weakness of the pelvic floor, which can happen postpartum after deliveries, which can happen post menopause, or can happen much younger and much even at a much older lady. कोई जरूरी नहीं सबको होगा,
लेकिन सब कुछ न कुछ स्टेशन तक गुजरते रहते हैं। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट होती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक इस तरह की बीमारी जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट कम है। अगर आपने टाइम पे अपने डॉक्टर को बताया, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, अपने यूरोलॉजिस्ट को, तो शायद हम लोग कुछ तरह की एक्सरसाइजेस, कुछ तरह की एक्टिविटीज से उसे एक तरफ की दुरुस्त कर लेते हैं। बट विद एज it will change, it will loosen up, and for that many a times the leakage can be quite significant. अगर ऐसा होता है, we'll end up operating you. इसकी ट्रीटमेंट 80 to 95% केसेस में सर्जरी होती है। इसमें हम एक तरह की पेल्विक फ्लोर रिपेयर करते हैं, एक तरह का ब्लैडर को ऊपर लेके जाते हैं, यूरेथ्रा को सपोर्ट करते हैं, मिड यूरेथ्रल स्लिंग्स लगाते हैं, और फिर आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, और फिर लाफ्टर कैन बी अ बेस्ट मेडिसिन बैक होम, जो हो नहीं पाता बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस। सो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज कंप्लीटली ट्रीटेबल। मेरे को देखने में ये आता है पिछले 12 साल में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, और पिछले 24 साल जब से मैं यूरोलॉजी कर रहा हूँ, that women don't come for stress incontinence till they are actually forced to come. More women come because they cannot read namaz, and they cannot do namaz because they have to bend down, and then they are probably ashud. But other class of women who don't come around continue to live in diapers and continue to live in diapers. So it's important that you don't live in diapers and get urinary infections, which is what I was trying to touch base, but incontinence is not over yet. So urinary incontinence is completely treatable. You need to see your urologist. Therefore, dial U for urology. In all cities and countries where you live in around, it's important that you meet your urologist, because he would talk to you, he would do a voiding diary, he would look at evaluations, examinations, and possibly would get your pelvic floor back. Last talk इस aspect पे, incontinence पे ये होगा कि हम normally whatever we take in is what we pay a price for. In other words, urinary incontinence जो overactive bladder का है can also be treated by behavioral therapy, which is a part of the patient's responsibility towards the treatment aspect which a doctor is giving. क्या करना होता है, हमें उतना पानी नहीं पीना होता। अगर हम रोड पे जाने वाले हैं, अगर हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में ट्राई करने वाले हैं, तो 2 ग्लास चाय कॉफी पी के रहने के, बिकॉज ये सब डायोरेटिक्स होते हैं, ये सब ज्यादा यूरिन बनाते हैं। अपने घर से निकलने के पहले यूरिन अवश्य पास करके निकलो, हर युवती को और हर किसी को मालूम है। But fluid restriction is an important part, though it can be counterproductive. It's very important that you don't keep drinking all the time and then probably search for toilet support. जिन लोगों को रात को बार बार यूरिन पास होता है या रात को बार बार उठना पड़ता है, उनको हम कहते हैं कि शाम के बाद आप जैन बन जाइए। शाम के बाद अपनी यूरिन की और को कम करने के लिए एटलीस्ट लिक्विड्स की इंटेक तो थोड़ी कम करें। तो इवनिंग में जो चाय कॉफी अल्कोहल लेते हैं वो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ब्लैडर ज्यादा इरिटेट होता है, किडनी ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है, और इसलिए यूरिन ज्यादा बनता है। So post dinner which should be earlier compared to the late night dinners happening in this country at this point in time, we possibly could cut down our water intake and pass urine before we go to sleep to prevent something called as nocturia, ye raat ko bar bar uthna. Avoid bladder irritants like coffee, tea, carbonated drinks, and chocolates, and all kinds of spicy food which irritates the bladder and therefore could make your bladder be hyperactive. Finally, हर कोई इसी को ये पता होना चाहिए कि constipation is an important contributory factor to incontinence. Constipation is more common in elderly women, और ये बहुत जरूरी है कि उनको हम ये याद दिलाएं कि increase your fiber intake, increase your water intake, and do that at least for the first 12 hours of the day. ये बहुत important है, because we all know that failures are stepping stones to success. If we always do what we've always done, we'll always get what we always got. So we need to make changes and radical changes in our life to actually prevent something of this kind from happening around. So urinary incontinence is completely treatable. Sadly, we don't want to get into something called as vesico-vaginal fistula, where women leak urinary from vagina. That's something which I treat continuously around the year, though they have come down quite dramatically. We operate such patients and repair their vesico-vaginal fistula. So when a woman gets older, she says, my incontinence became worse because of age-related changes. The bladder becomes more overactive, the pelvic floor becomes more weak, and therefore she suffers with more amount of incontinence as a result of overactive bladder, more amount of incontinence presenting from the stress incontinence. So she says that I'm so glad that I did something. I went and saw my urologist, and now I can enjoy my life again, though I am an elderly or a geriatric woman. So it's time for all of our colleagues in the society to understand that urology is a subject which has actually gone to very high levels, though it is low down in the alphabetical order. It is an important subject where if you dial U for urology and take charge of your life on urinary control issues, you will do very well. Let's quickly move to urinary infections. Unfortunately, urinary infections are more common in women than men. Again, a similar reason which I was narrating in the beginning, कि urinary passage के ठीक पीछे vagina और rectum है, और ये दोनों passages में contamination है. Urethra या urinary passage में urinary bladder में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, तो बगल के दोनों जो नेबर्स हैं vagina और rectum, उसमें जो बैक्टीरिया हैं जो इंट्राइटस को सॉइल कर रहे हैं, उससे हमने बहुत अच्छे से सफाई नहीं मेंटेन की, तो आराम से बैक्टीरिया आकर के ऊपर इन्फेक्शन कर सकते हैं, और इससे हमें बचने की जरूरत होती है.
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वेक अप टू दिस फिनोमिना जहाँ पे यूरिनरी इन्फेक्शन को हम ट्रीट करें। अब इन्फेक्शन होता क्या है, व्हाट इज यूरिनरी इन्फेक्शन? हर मरीज आके मेरे को पढ़ा जाता है कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया मेरे को, बट यूरिनरी इन्फेक्शन एक्चुअली होता क्या है? यूरिनरी इन्फेक्शन एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है। वो एक रेस्पॉन्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी यूरिनरी पैसेज में आए, आपकी यूरिनरी लाइनिंग को उसने टच बेस किया, वहां पे वो चिपक गए और वहां पे उनकी ग्रोथ हुई, जिसे आप यूरिनरी रिपोर्ट में देखते हैं ई कोलाई, क्लेप्सिला और प्रोटियस जैसे बैक्टीरिया आके चिपके हुए जो कभी यूरिनरी पैसेज में थे नहीं, और उनका चिपकना और वहां पनप के 10 to the power 5 का ग्रोथ होना, इट ब्रिंग्स अबाउट एन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑफ द यूरोथीलियम। सो ये यूरोथीलियम या यूरिन की ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग अब बिल्कुल इन्फ्लेम हो गई। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसमें आप माहिर हैं। ये अगर हम इसे अगर ब्लैडर ले लें, ये अपनी माउथ, तो अंदर की जो लाइनिंग है वो बहुत सेंसिटिव लाइनिंग है, और बाहर की जो लाइनिंग है वो केपेबल लाइनिंग है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है। आप जितना भी खाना खा मुंह में डाल लीजिए वो मुंह फूल सकता है। अंदर की लाइनिंग सेंस करती है, बोलती है अब मत डालो। अगर अंदर की लाइनिंग में कुछ छिल गया मुंह में, तो आप कुछ खा नहीं पाते, कुछ पी भी नहीं पाते। पानी पियेंगे तो भी चलेगा, मिठाई लेंगे तो भी चलेगा। तो क्या होता है, अंदर की लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट लाइनिंग होती है। सिमिलरली ब्लैडर की जो अंदर की लाइनिंग है वो सारा सेंसेशन लेती है, और ब्लैडर की आउटर लाइनिंग या मसल्स को बताती है आप कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो। तो ब्लैडर में जो यूरिन आता है उसे खाली करने का ही ब्लैडर का काम है। तो पूरा काम का है ब्लैडर में भरना और ब्लैडर खाली करना। अब अगर इन्फ्लेमेशन है और ब्लैडर की अंदर की लाइनिंग इन्फ्लेम हो चुकी है, it is inflamed as a result of response because the microorganisms have invaded the urothelium and have caused that kind of inflammation। होता क्या है, पेशाब में जलन होती है, क्योंकि यूरेथ्रा और ब्लैडर इन्फ्लेम्ड है, फ्रीक्वेंसी होती है, अर्जेंसी होती है, कभी कभी ब्लीडिंग हो सकता है, लोअर यूरिनरी ब्लैडर एरिया में जलन होती है, दर्द होता है, और ये सब पेशेंट्स खुद सेल्फ रिपोर्ट करते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, आपके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये इन्फेक्शन आपको तंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम में से जितने भी लोग आज इस ऑडियंस में हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं, हर कोई ही एक्चुअली अपने में एक यूरोलॉजिस्ट है। हर किसी को मालूम है कि उसकी यूरिनरी एस्पेक्ट क्या होती है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सबको ये बताऊं कि ये यूरिनरी प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हम कंट्रोल कर पाते हैं और ठीक कर पाते हैं। So if you have urinary infection and you don't go and see the right doctor, the urologist, you continue to suffer and the problem progresses। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपकी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है उम्र के साथ साथ, जब हार्मोन सिकुड़ते जा रहे हैं, there's a high possibility that your urinary passage will not be able to empty the bladder completely. As a result of which, the urinary infection can go up the kidneys and you can have back pain, you can have fever, you can have response to the kidney, इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो यूरिनरी इन्फेक्शन कंप्लीटली ट्रीटेबल है। इन्फेक्शन को टाइम पे ट्रीट करना पड़ता है, जिसके लिए अगर आपको यूरिन में जलन है, यूरिन में दर्द है, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, बुखार हो रहा है, यूरिन खाली नहीं हो रहा है, और पेशाब में खून दिखता है, और सुप्राप्यूबिक एरिया है, लोअर ब्लैडर में दर्द हो रहा है, तो आपको अवश्य यूरोलॉजिस्ट को उस समय जाके मिलना पड़ेगा। और आपको 10 बजे हो और सुबह हो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी डॉक्टर्स इन टाइम, बिकॉज आपके डॉक्टर पहला जो टेस्ट करने को बोलेंगे उसे कहेंगे आप सही यूरिन सैंपल दीजिए, सफाई करके बिल्कुल बीच का सैंपल यूरिन कर दीजिए जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई। एंड इफ यू कुड डू दैट, हमारा बहुत हद तक काम हो गया। आपके डॉक्टर्स आपको वो दवाइयां देते हैं जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है। वो एंटीबायोटिक हम जब चेंज करते हैं 3 दिनों के बाद, जब यूरिन कल्चर की रिपोर्ट आती है, उन 3 दिनों में आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन बढ़ जाए, आपका प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस या ब्लैडर की इन्फेक्शन वो होती है जो एक यंग फीमेल में होती है, जहां पे यूरिनरी पैसेज बिल्कुल नॉर्मल है, यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मल है, लेकिन बुजुर्गों में पोस्ट मेनोपॉजल यूरिनरी पैसेज धीरे धीरे हार्मोन्स चेंज होने के कारण सिकुड़ता है, ब्लैडर अच्छे से खाली नहीं होता है, और क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, अब हार्मोन्स भी नहीं है, जो एक तरह गार्ड था बाहर, वो गार्ड अब नहीं रहा, तो अब कोई भी बैक्टीरिया आराम से ऊपर तक जाके इन्फेक्शन कर सकता है। और ये इन्फेक्शन इतना जानलेवा हो सकता है कभी कभी एल्डरली और डायबिटिक्स में कि वो पाइलोनेफ्राइटिस करता है और आप एडमिट हो जाते हैं। तो यूरिन में जलन होना, यूरिन खुल के नहीं आना, दर्द होना, पेशाब में खून देखना, बुखार होना, और पूरे एरिया में जलन और दर्द रहना, ये यूरिनरी इन्फेक्शन का बहुत कॉमन पहलू होता है, और इस पहलू को टाइम पे ट्रीट करना जरूरी होता है। हम इसे सिस्टाइटिस कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन जिनमें, उनमें भी इन्फेक्शन होता है, यंग युवतियों में और बुजुर्गों में इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज उनमें अब हार्मोन नहीं रहा। औरतों में इन्फेक्शन ज्यादा इसलिए बिकॉज यूरिनरी पैसेज बहुत छोटी होती है, और जैसा मैंने बताया आपको कि यूरिनरी पैसेज के पीछे वजाइना और रेक्टम है जहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज ये सब। दूसरा ऐसा है कि हार्मोन चेंज हो रहे हैं, और हार्मोन चेंजेस के कारण वो जो पूरा यूरिनरी और सेक्सुअल पैसेज है, वजाइना है, वहां पे पैसेजेस टाइट होती जाती है। तो ये सब कुछ, पैसेज टाइट होना, बैक्टीरिया आराम से अंदर जा पाना, बिकॉज अब कोई गार्ड नहीं रहा, इन्फेक्शन बार बार दिलाता है, जिससे हम री इन्फेक्शन कहते हैं या रिलैप्स कहते हैं। तो री इन्फेक्शन और रिलैप्स वैसी चीज है
जिसमें हमें बार बार इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और नहीं होने देने के लिए ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करना जरूरी था, जिसे हम कहते हैं रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिकरेंट हो रहा है, आपने एक बार ट्रीटमेंट कराई, फिर हुआ, दूसरी बार कराई, फिर हुआ, और ये महीने में, साल में 2 बार 4 बार होता जा रहा है। इससे बचने की जरूरत होती है, और इससे बचने के तरीके ये होते हैं कि हम अपनी सफाई की लेवल को बहुत ऊंचे लेवल तक रखें। हम वो फैक्टर्स डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करने दें जिस फैक्टर से कारण इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे मैंने कहा, हार्मोन्स खत्म हो गए, रास्ता सिकुड़ रहा है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, तो इन्फेक्शन जायज है, होना ही होना है। अगर ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता है किसी और कारण से, जिसमें ब्लैडर कमजोर हो रहा है, जो डायबिटिक औरतों में होती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। डायबिटिक औरत में अगर डायबिटिक कंट्रोल में नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। अगर कोई वजाइनल इन्फेक्शन और वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो आराम से यूरिनरी पैसेज को स्पिल कर सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्यूनोसप्रेस स्टेट होता है, जहां बहुत हार्मोन चेंजेस होते हैं, उस समय इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन की औरतों में कारण बहुत सारी हैं, और बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रिंग अबाउट एन अवेयरनेस एंड फाइनली ट्रीट एंड क्योर देम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी लुक एट, लेट देम नॉट हैव एनी रिलैप्स, लेट देम नॉट हैव एनी इन्फेक्शन। ये बहुत जरूरी है। तो पेशाब में जलन, दर्द, स्ट्रैंगरी, ब्लीडिंग होना, इनफेक्टिव यूरिन पासिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव वार्डिंग, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सबको गौर करने की जरूरत है, और अपने डॉक्टर, अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाके मिलने की जरूरत होती है। क्योंकि बर्निंग सेंसेशन वैसा सेंसेशन होता है जहां पे यू सर्च फॉर ए प्रॉम्प्ट रिलीफ। मान लीजिए आज सैटरडे की रात है और यूरिन बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे, क्या करेंगे आप? बहुत पानी पिया, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है यूरिन पास करने के लिए। ऐसी कंडीशन में मैं लोगों को बोलता हूँ कि यूरिन को अल्कलाइज करने की जरूरत होती है। तो अल्कलाइज करते हैं हम यूरिन को, जिसमें अल्कलीज, नींबू का पानी, ऑरेंज का पानी जैसे अल्कलाइज करता है, वैसी सिटाल या सिट्राल का जैसी लिक्विड होती है, वो यूरिन को अल्कलाइज करती है, वो आपको सूदिंग इफेक्ट लाती है। तो वो बहुत जरूरी है कि आपके घरों में अगर थोड़ी सिटाल है, अगर नींबू है, आप वो ले रहे हैं, तो बहुत जरूरी है। लेकिन यूरिन के टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ होना, या दर्द से रिलीफ होना, दर्द के लिए आपने मेफ्टल स्पा जैसी दवा ली, सैटरडे और संडे को जब आपको डॉक्टर नहीं मिल पाए, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, आप दूर दराज हैं, किसी ट्रैवल में हैं, तो ये बहुत जरूरी है दैट यू नो अ लॉट। क्योंकि ये एक प्राइमर सीरीज है जहां हम सब सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं और यूरिनरी इश्यू से बात कर रहे हैं। हम इससे ज्यादा बहुत गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दो चीजों को टच कर रहे थे। एक तो था ओवर एक्टिव ब्लैडर या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जलन, दर्द, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाना, बार बार जाना, बुखार भी हो जाना, और इनकॉन्टिनेंस में कंट्रोल नहीं कर पाना, बार बार जाना, वगैरह वगैरह। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आज टच करना चाहता हूँ, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसके जो मरीज होते हैं वो सफर करते रहते हैं और उनको पता नहीं चलता किसके पास जाए। क्योंकि यूरिन में हर जलन इन्फेक्शन नहीं होती, ये मानना जरूरी है कि हर जलन का कारण यूरिन और लोअर पैसेज में इन्फेक्शन नहीं होता। तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म है जिसमें ब्लैडर पेन हो रहा है, तो इसे ब्लैडर पेन सिंड्रोम के नाम से अब जाना जा जाता है, जिसमें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक उसकी एक कंपोनेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए बनता है क्योंकि आप सोचिए, जितनी भी युवतियां हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में, पुरुष स्त्री, सबका जब ब्लैडर भरता है तो उनकी क्या सेंसेशन होती है? उनको यूरिन की सेंसेशन होती है, उनको यूरिन पास करने की इच्छा होती है, बस इतना ही। लेकिन जो पेशेंट जिनको ब्लैडर पेन सिंड्रोम है, जिनको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, उनकी दुनिया बिल्कुल बिगड़ जाती है। उनको जितनी बार ब्लैडर भरने की कोशिश करता है, दर्द होता है, वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते। ब्लैडर पेन सिंड्रोम वो बीमारी है जिसमें ब्लैडर भरते वक्त ब्लैडर में दर्द होता है। सो पेन ऑन ब्लैडर फिलिंग and getting some relief to complete relief on emptying the bladder is called bladder pain syndrome. This is actually a chronic pain, pressure or discomfort. या तो मरीज उसे पेन कहता है, या प्रेशर बताता है, डिस्कम्फर्ट बताता है, जो लोअर एब्डोमेन में और यूरिनरी पैसेज में होता है जब ब्लैडर भर रहा होता है। तो क्लासिकली साइन को नॉन, ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है ब्लैडर पेन सिंड्रोम का। तो अगर किसी को ब्लैडर भरते हुए दर्द हो रहा है तो वो यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। किसी का ब्लैडर बहुत भर गया और वो रोक नहीं सकता बिकॉज दर्द हो रहा है। किसी का ब्लैडर भरा हुआ है, अगर वो दौड़ रहा है उसको दर्द हो रहा है। किसी का ब्लैडर भरा हुआ है, वो हमारे इस शहर में ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रहा है इस लंपी बम्पी रोड पे और ब्लैडर में दर्द हो रहा है और नीचे की पैसेज में दर्द हो रहा है, तो वो यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं है, वो ब्लैडर पेन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी होती है। और ये बहुत जरूरी है कि हम और आप इसके बारे में जानें। जब हमारी रात को नींद खुलती है तो हमें ब्लैडर की सेंसेशन हो रही है, हमें यूरिन पास करना होता है। ब्लैडर पेन सिंड्रोम के मरीज बोलते हैं कि हमें रात को दर्द से नींद खुलता है, हमें दर्द होता है, हमें नींद खुलता है, हम यूरिन पास करते हैं, हमें आराम मिलता है, फिर हम सोने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ये दर्द होता है, हम टॉयलेट को उससे पहले ही जाने की कोशिश करते हैं। तो इनको एक तरह की अर्जेंसी होती है जो ये सीख चुके होते हैं और ये बार बार जाने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम आज बताना आपको बहुत जरूरी था बिकॉज ब्लैडर पेन सिंड्रोम औरतों में ज्यादा कॉमनली होता है और पुरुषों में कम होता है।
5 से 9 औरतों को होता है तो 1 पुरुष को होता है। मतलब पुरुषों में ये बीमारी इतनी कॉमन नहीं है जितना ये औरतों में कॉमन है। सो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, बार-बार यूरिन जाना, इन्फेक्शन मतलब जलन, दर्द होना, लेकिन ब्लैडर पेन सिंड्रोम वो है जिसमें ब्लैडर भरता है तो दर्द होता है। ब्लैडर भरता है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज़ आपको पीड़ा है, दर्द है, प्रेशर है, डिस्कम्फर्ट है और ये सब कुछ लोअर एरिया में है जो आप डिफाइन करते हैं। या तो ब्लैडर के एरिया में है या यूरिनरी पैसेज में। तो जो लोग इस तरह की चीजों में सफर करते हैं उनकी ट्रीटमेंट हम करते हैं और इनको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता। ब्लैडर पेन सिंड्रोम के पेशेंट्स को भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है और यूरिनरी इन्फेक्शन के द्वारा उनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो उनकी प्रॉब्लम तो चली रही थी और एक एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन हुआ और प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। जब हमने इन्फेक्शन को ट्रीट किया उनको थोड़ा आराम मिला लेकिन वो ब्लैडर पेन सिंड्रोम के साथ चले जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ब्लैडर पेन सिंड्रोम के साथ इस दुनिया में, इस पूरे जहान में सफर कर रहे हैं और हमारे ऐसे बहुत से मरीज हैं जो पिछले 12 साल कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, और हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं इस शहर में और दुनिया में सब जगह, जहां वो इस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो ब्लैडर पेन सिंड्रोम इतनी आसान और अच्छी बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ब्लैडर सिकुड़ सकता है, ब्लैडर के अंदर कुछ अल्सर्स होते हैं और इसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर कोई ऐसा है जिसका ब्लैडर फुल होते वक्त ब्लैडर में दर्द है, ब्लैडर फुल हो रहा है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे बिकॉज पेन और सेंसिटिविटी बढ़ जा रही है, तो वो ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं है, वो अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो एक पेनफुल ब्लैडर है, वो एक ब्लैडर पेन सिंड्रोम है और ये अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलने की जरूरत है आपके शहरों में। तो ये कोशिश थी आपको जगाने के लिए कि युवतियों में ये कॉमन होता है, ये 22-25 साल से लेकर 70 साल तक हो सकता है। अगर हमने इसको टाइम पे नहीं देखा तो ये ब्लैडर धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है और बहुत बार हमें ऐसे ब्लैडर को चेंज करना पड़ता है। हम ट्रांसप्लांट तो नहीं कर सकते लेकिन ब्लैडर को बिल्कुल अलग तरह से नए ब्लैडर को बनाना पड़ता है जो इंटेस्टाइन से ब्लैडर की एक अलग शेप लेके आते हैं। तो ये बीमारी को अनदेखा ना करें, ये बीमारी बहुत जरूरी है जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें और आगे बढ़ें। तो ब्लैडर पेन सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। हम इस टॉपिक्स को सिर्फ टच करने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज हम एक नया हेडलाइन लाना चाहते थे आपके जहन में और आपके मित्रों के जहन में, आपके दोस्तों के जहन में और सारे ग्रुप्स में कि नया हेडलाइन वो होना चाहिए जहां इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन से सफर ना करते रहें। यूरिनरी इन्फेक्शन ट्रीटेबल और क्योरेबल है। बार बार इनकॉन्टिनेंस से सफर ना करते हैं। वो इनकॉन्टिनेंस ऐसा ना हो जिसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो इनकॉन्टिनेंस ना हो जिसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जो युवतियों में होता है और वो डायपर्स पहन के काम चलाते रहती हैं। सिर्फ वो जो नमाज पढ़ना चाहते हैं वो हमसे पहले आके ट्रीटमेंट कराते हैं जिसमें हम एक छोटी सी सर्जरी करते हैं और रिपेयर हो जाती है। वो इनकॉन्टिनेंस जिसे हम वेसाइको वजाइनल फिस्टुला कहते हैं, जहां यूरिन मोशन के पैसेज के द्वारा या वजाइना के द्वारा लीक कर रहा है, वो सैडली किसी तरह की कोई इंजरी या एक्सीडेंट है जिसे हम रिपेयर कर सकते हैं और फिर आपकी यूरिनरी सिस्टम दुरुस्त हो सकती है। तो मेरे ये पूरा आज का पहलू आपको जगाने के लिए था कि बिकॉज एज वी gracefully age to a point, from young to less young to middle age and then beyond, it is important for us to understand that urinary passages undergo a change. Like kidney undergoes a change, our body undergoes a change, though our name stays the same. We undergo through an era of stress. The stress is also for us to innovate. अगर हमें यूरिन में बर्निंग है, यूरिन में ब्लीडिंग रही है, यूरिन रोक नहीं पाते और यूरिन में जलन है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले। हमें मालूम है कि हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इस तरह के मरीज मंडे मॉर्निंग से सैटरडे रात तक देखते हैं और मरीज शायद पहली बार हमें हमारे पास आ नहीं पाते, वो किसी को दिखाते हैं। तो आप जिस शहर में भी रहते हैं, जिस देश में भी रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि यूरिनरी कंप्लेंट्स को अपने यूरो गायनेकोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये बहुत जरूरी है कि अपने स्पेशलिस्ट के पास टाइम पे जाएं बिकॉज बाय द टाइम यू रीच इट्स ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग। डायबिटिक लोगों को डायबिटीज बहुत अच्छे कंट्रोल रखना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है, पूरी एरिया की सफाई रखने की जरूरत होती है। So friends, we are living in an era of stress, innovations, era of competitions and era of expectations. जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बुखार की तरह दवाई खाए और ठीक हो जाए। बहुत बार ऐसा हो नहीं पाता है। ये सब एक प्रोग्रेसिव चेंज हो रहा है। So as body is evolving, the disease is also evolving. We are changing goalposts to understand better, understand patients better. पेशेंट्स आज के जमाने में गूगल को देख के बहुत कुछ समझ जाते हैं तो शायद टाइम पे आते हैं, बहुत बार समझ जाते हैं तो अपनी ट्रीटमेंट खुद ही करते रहते हैं, जिनमें से कोई भी चीजें शायद सही नहीं होंगी जब तक आप अपने डॉक्टर को जाके अपने कंप्लेंट्स ना बताएं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की अवेयरनेस ड्राइव जो हम संडे को आपके घरों में पहुंच के आपको बताना चाहते हैं इज ऑल अबाउट एन ईरा दैट वी हैव स्टार्टेड। एन ईरा इज अबाउट अ फोकस क्लिनिक ऑन यूरिनरी इश्यूज, एन ईरा अबाउट मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड दैट फॉर अ यूरिनरी कंप्लेंट सी अ यूरोलॉजिस्ट. Let him or her set standards of highest order, which would go in a long way to improve the quality of life of women who actually go through suffering of agony, discomfort, pain, burning, bleeding, and continued problem which recurs and relapses, which is something which you need to prevent. Nocturia, रात को बार बार यूरिन जाना,
बुजुर्गों की सिचुएशन है जो पिताजी, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जाते हैं और उनको कंट्रोल करना आसान है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम लोगों ने नॉक्ट्यूरिया और बेड वेटिंग की क्लिनिक शुरू की थी 3 साल पहले। आज कोई 450 मरीज पिछले 3 साल में सिर्फ फोकस्ड कंप्लेंट्स लेके आए, जिसमें यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, यूरिन लीक होता है और आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इट इज सच एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर अस टुडे टू अंडरस्टैंड दैट ओवर एक्टिव bladder which is overactive because it brings about more frequency in urination, urgency and urge incontinence can be treated. It's truly a challenge to reach you and make you understand that you need to see your doctor in time rather than suffering, because we have got the best of medicines and best of capabilities as urologists in this country. And I speak on behalf of all urology friends across the city and the country. They all are involved and they're waiting for you to complain in time rather than coming very late. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो अवेयरनेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इट्स अ ड्रीम रियलिटी इफ यू न्यू हाउ टू गिव अ प्रॉपर यूरिन सैंपल, इफ यू न्यू टू रीच द डॉक्टर इन टाइम, इफ यू न्यू दैट you would prevent a urinary infection by maintaining extra amount of hygiene which the body is demanding. Partly because as age changes, hormones undergo a change, women become postmenopausal and things undergo an issue. And finally, interstitial cystitis bladder pain syndrome. ये ऐसी बीमारी है जो बहुत ही पेनफुल बीमारी है, जो बीमारी में ब्लैडर बहुत सी चेंजेस को अंडरगो कर रहा है और जिसकी हमने एक पूरी सोसाइटी बना रखी है. डिब्स वो सोसाइटी है जो हमने मुंबई में शुरू की थी और लाइक माइंडेड डॉक्टर्स जिसमें यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेन थेरापिस्ट, फिजियाट्रिस्ट और एक पूरी कंपनी जो दवाई भारत में बना पाई और बना करके पूरे भारत के सारे पेशेंट्स को ठीक कर पाई, सब मिलकर के इस प्लेटफॉर्म को 5 साल पहले शुरू किए थे. आज कई हजार मरीज इस देश में और नेबरिंग कंट्रीज में इस दवाई के द्वारा और डॉक्टरों की टीम के द्वारा हर 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 प्रांत में लोगों तक पहुंच पा रहे हैं. और औरतों को जिनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जो अपने घर में सफर करती रहती हैं और जो शायद अपने बच्चे के, अपने हस्बैंड के और अपने इन-लॉज की ट्रीटमेंट में लगे रहती हैं और अपने को भूल जाती हैं, उनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. So as I come to a close, I salute all of you who have come in today, and it's only an attempt towards an awareness where we looked at reaching you and possibly reach you better. It is time to bring health to a front row seat. If we could do, all of us could do that in all aspects of life. Like I was talking to our men today on prostate health awareness on the Facebook Live, on National Prostate Health Awareness Facebook Live today, where I spoke for 2 long hours, making people understand that prostate middle age or elderly लोगों में कम करता है. So then passion to pursue today from Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, from the Department of Urology by me, was to look at progressive changes that are happening. If it's possible to halt them in time, to reach your doctor in time, you possibly have conquered the art of impossible. You actually have reached them and brought your health to the front row seat. As each of you take care of yourself, stay home and stay safe, I would suggest that we continue to meet across on various platforms and take care of yourself. Your gynecologist, your family physicians, your doctors, and your urologist all are qualified at different levels to treat you. If you continue to have symptoms and you're not getting a relief, please see your doctors in time. Please see your urologist in time, whichever city and whichever country you live in. It is important that you take it directly to the front row seat. I will come to a close. This was only an attempt. I may come back to you a weekend later, because the next weekend I'll be talking at 4 o'clock on prostate patients, on 10 patients who come with prostate issues. And I would request all men to be here to discuss their problems and look at it from a higher point of view. So it was only to bring to a close, making it an awareness drive, because women don't know where to go to. Women don't get a chance to actually reach the doctors whom they want to reach. And I'm extremely happy that I can see ARV from France connecting. I could see Richie connecting from somewhere. So thanks, Nishant. Thank you all for coming on board. It was only to give you an idea that we are completely reachable. You have my email address. If there are anybody who are suffering, I would just put it down here, who have got something to share, because we have colleagues in every city who actually help you out. So that's my email address, which goes there. And I'm sure you all are also on Twitter. I go by a handle called Dr.Sanjay. So that's my Twitter handle, where you could probably leave messages around. It was only an information giving attempt that we were doing today. I'm sure this was only an attempt that I was making to reach you. Maybe in times to come, a week later, I go to prostates at 4 o'clock. But the week beyond, I would like to go and probably meet a lot of women who are not patients and who are aware and who would probably take care of their mothers and friends and probably take it from. So thank you so much for investing your evening on a Sunday and coming on board. Thank you all for being there.
Thank you for your wonderful comments. I know that all of you could not have commented, but as time goes by, you have my email to probably let me know if there are urinary complaints. We would probably contact your urologist in your city and help you out. And there's always a way to reach us at Kokilaben Hospital, where we work in the Department of Urology in second floor. We are keen to get people treated and treated forever. Thank you, everybody. So I come to a close this week, and we start a new week tomorrow where we'll treat more people and probably prevent more people. तो आज की ये पूरी कोशिश थी कि औरतों में यूरिनरी प्रॉब्लम के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई बात ही नहीं करना चाहता. औरतें खुद ही नहीं बात करती. वो डायपर्स पहनती हैं, जलन में रहती हैं और मुश्किल में रहती हैं, और यूरिन रुक रुक के आता है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले और उनको बोलें कि हमें ठीक होने की जरूरत है, हमने यूट्यूब में कुछ सुना है जिससे हम ठीक हो सकते हैं. धन्यवाद. हमारी फिर मुलाकात होगी. अगर आप यहाँ कहीं अवेलेबल हैं तो शायद आपको पता चल जाएगा कि हम अगले वीक को छोड़ के जहां हम पुरुषों के पास जाएंगे, उसके बाद वाले वीक में हम आपके पास वापस आएंगे. सो वी विल मीट अप every alternate week to take urinary health awareness in women and men alternately to such high levels, जहां पे आप अपने शहरों में अपने डॉक्टरों के पास टाइम पे पहुंच पाएं और ठीक कर पाएं. So that's the 7th day of the week, and we wanted to reach you. The rest of our days we reach patients, so we wanted to reach normal people. Thank you so much for coming on board. Thank you.